12वीं सदी के भारत के इतिहास का जिक्र तराइन के युद्धों के बिना अधूरा सा प्रतीत होता है, क्योंकि तराइन के महायुद्ध और विनाश ने वर्षों से चली आ रही व्यवस्थाओं को एक नया मोड़ दिया। इस महायुद्ध ने भारतीय राजव्यवस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और जीवन शैली को भी प्रभावित किया। तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं पहले इस युद्ध की घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं और तदुपरांत युद्ध के कारण पड़ने वाले प्रभावों से आपको अवगत कराऊंगा। तराइन नामक स्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 111 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तराइन के दोनों महायुद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए। पृथ्वीराज चौहान का जन्म राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के घर अनिलवाड़ा, गुजरात में हुआ और वहीं इनके छोटे भाई हरिराज का जन्म हुआ। इनके पिता सोमेश्वर चौहान का निधन 1177 में हुआ और उस समय ये मात्र 11 साल के थे। इन्होंने अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में राज कार्य चलाया। पृथ्वीराज दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर के दामाद भी थे। तराइन के युद्ध के कारणों को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने गन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया और जयचंद ने गोरी को आक्रमण का न्योता भेजा। तो वहीं कुछ विद्वान मोहम्मद गोरी की महत्वाकांक्षा व भारत की समृद्धि को भी इस युद्ध का कारण बताते हैं। मोहम्मद गोरी ने 1186 में गजनवी वंश के अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली और वह भारत के हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश की तैयारी करने लगा। अपने साम्राज्य विस्तार और सुव्यवस्था पर पृथ्वीराज की दृष्टि हमेशा बनी रहती थी। अब उनकी इच्छा पंजाब तक विस्तार करने की थी, किंतु उस समय पंजाब पर मोहम्मद गोरी का राज था। 1190 ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया और अब वह भटिंडा से अपना राजकाज चलाता था। पृथ्वीराज ये बात भली भांति जानते थे कि मोहम्मद गोरी से युद्ध किए बिना पंजाब में चौहान साम्राज्य स्थापित करना असंभव था और उन्हीं विचारों से उन्होंने मोहम्मद गोरी से निपटने का निर्णय ले लिया और इसी निर्णय को मूर्त रूप देते हुए पृथ्वीराज एक विशाल सेना लेकर पंजाब की ओर रवाना हो गए। तीव्र कार्यवाही करते हुए उन्होंने हांसी, सरस्वती और सरहिंद के किलों पर अपना अधिकार कर लिया। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि अनिलवाड़ा में विद्रोहियों ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। पंजाब से वे अनिलवाड़ा की ओर चल पड़े और उनके पीठ पीछे गोरी ने आक्रमण करके सरहिंद के किले को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। पृथ्वीराज ने शीघ्र ही अनिलवाड़ा के विद्रोह को कुचल दिया और अब उन्होंने गोरी से निर्णायक युद्ध करने का निर्णय ले लिया। उसने अपनी सेना को नए ढंग से सुसज्जित किया और युद्ध के लिए चल पड़े। रावी नदी के तट पर पृथ्वीराज के सेनापति खेत सिंह खंगार और गोरी की सेना में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु कुछ परिणाम नहीं निकला और यह देखकर पृथ्वीराज चौहान गोरी को सबक सिखाने के लिए और आगे बढ़े। तानेश्वर से 14 मील दूर और सरहिंद के किले के पास तराइन नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया और तराइन के इस युद्ध में राजपूतों ने गोरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में गोरी के सैनिक प्राण बचाकर भागने लगे और जो भाग गया उनके प्राण बच गए और जो सामने आया उसे गाजर मूली की तरह काट डाला गया। सुल्तान मोहम्मद गोरी युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ। अपने ऊंचे तुर्की घोड़े से वह घायल अवस्था में गिरने ही वाला था कि युद्ध कर रहे एक सैनिक की दृष्टि उस पर पड़ी और उसने बड़ी फुर्ती के साथ सुल्तान के घोड़े की कमान संभाली और कूदकर गोरी के घोड़े पर चढ़ गया और घायल गोरी को युद्ध के मैदान से निकाल कर ले गया। नेतृत्व विहीन सुल्तान की सेना में खलबली मच चुकी थी। तुर्क सैनिक राजपूत सेना के सामने भाग खड़े हुए। पृथ्वीराज की सेना ने 80 मील तक इन भागते तुर्कों का पीछा किया, पर तुर्क सेना ने वापस आने की हिम्मत नहीं की। इस विजय से पृथ्वीराज चौहान को 7 करोड़ की धन संपदा प्राप्त हुई और इस धन संपदा को उन्होंने अपने बहादुर सैनिकों में बांट दिया। इस विजय से संपूर्ण भारतवर्ष में पृथ्वीराज की धाक जम गई और उनकी वीरता, धीरता और साहस की कहानी सुनाई जाने लगी। कवियों ने लिखा है कि तराइन का युद्ध प्रथम हारे साहबुद्दीन, समा पिथौरा ने किया जान उन्हें मतिहान, किए हरण संयोगिता, डूब गए रसंग, गोरी फिर से आ गया लेकर सेना संग। परंतु इस युद्ध में चौहान द्वारा की गई वो गलतियां जिनके कारण भारत का शासन और राजकाज अगले 1000 वर्षों तक विदेशियों के अधीन रहा। युद्ध के बाद भागती तुर्क सेना का पीछा न करना उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल थी। तराइन युद्ध की विजय से पृथ्वीराज को आलसी बन गए और वो सुख चैन में मग्न हो गए तथा राज्य व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सैन्य अनुशासन भी कमजोर हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध का सबसे पहला कारण था कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने जब तराइन के प्रथम युद्ध में बुरी तरह से हराया तो मोहम्मद गोरी ने इस हार को स्वीकार नहीं किया और गजनी वापस पहुंचकर उसने उन सैनिकों और सरदारों को कठोर दंड दिया जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में तनिक भी लापरवाही बरती थी और अपनी सेना का पूर्णतः गठन किया और भी ज्यादा मजबूत बनाया। अपनी सेना में काफी कठोर अनुशासन पर बल देते हुए मोहम्मद गोरी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था और इस हार और अपमान का बदला लेना हमेशा वो अपने जहन में रखता था और इसी कारणवश मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए भारत की ओर प्रस्थान किया। दूसरा विशेष कारण यह भी था कि तावर हिंद पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। सन 1199 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने इस पर काफी आसानी से अपना अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी ने तावर हिंद की सुरक्षा के लिए जियाउद्दीन तुगलक को निर्धारित किया। जियाउद्दीन तुगलक ने 13 महीने तक पृथ्वीराज चौहान की सेना का मुकाबला किया। आखिर में उसको हार का सामना करना पड़ा और इस हार की सूचना जब मोहम्मद गोरी को लगी तो वह गुस्से में तिलमिला उठा और उसने एक बार फिर से ही पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने का फैसला कर लिया और एक नया कांड भी तराइन के द्वितीय युद्ध का प्रमुख कांड था। तराइन के द्वितीय युद्ध का तीसरा कांड यह था कि राजा जयचंद राठौड़ जो कन्नौज के गढ़वाल शासक थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं किया और मन ही मन ईर्ष्या के कारण सुल्तान मोहम्मद गोरी को आक्रमण का न्योता भेज दिया।
1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने 1,20,000 सैनिकों के साथ भारत की ओर कूच किया। शीघ्र ही वहां उसी मैदान में पहुंच गया जहां पर उसने तराइन की प्रथम युद्ध लड़ा था और उसमें वह हारा भी था। उसी स्थान पर फिर से पहुंच गया। मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को 5 भागों में बांटा था। उसने 12,000 सैनिकों का एक भाग पीछे आरक्षित रखा था। इसका कार्य आवश्यकता पड़ने पर शत्रु पर आक्रमण करना था। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के आगमन की सूचना पाकर राजपूतों को अपनी स्वतंत्रता के लिए एक ध्वज के नीचे इकट्ठा होने का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप 150 राजपूत सामंत पृथ्वीराज चौहान के अधीन इकट्ठे हो गए। लेकिन इस लड़ाई में राजा जयचंद ने अपनी दुश्मनी के चलते पृथ्वीराज का साथ न देकर मोहम्मद गोरी का साथ दिया। एक इतिहासकार के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में 3 लाख घुड़सवार, 3,000 हाथी तथा बड़ी संख्या में पैदल सैनिक थे। यह एक मुस्लिम इतिहासकार का आंकड़ा था क्योंकि वे चाहते थे कि वे अपने मुसलमानों का गुणगान करें। वे दिखाना चाहते थे कि पृथ्वीराज के पास कितनी सेना होने के बावजूद भी उसको हरा दिया गया। इस लड़ाई में गोविंद राय पृथ्वीराज की अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व कर रहे थे। तराइन का प्रथम युद्ध भी गोविंद राय के कारण ही जीता गया था। पृथ्वीराज चौहान केंद्रीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। राजा बोला बाएं पक्ष का नेतृत्व और रतन शाह रावल दाएं पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे। गोरी ने बड़े ही छल से अपनी सेना के साथ राजपूतों पर सुबह सुबह हमला बोल दिया। सुबह के समय सभी राजपूत सेना एवं राजा पृथ्वीराज भी खेमे में सोए हुए थे। छल का राजपूतों की सेना पर यह प्रभाव पड़ा कि राजपूतों की सेना काफी हद तक घायल हो चुकी थी, परंतु फिर भी राजपूतों की सेना ने डटकर गोरी की सेना का मुकाबला किया और उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया। गोरी की इसमें एक और चाल थी कि उसने अपनी सेना को पहले से ही ये कह दिया था कि जैसे ही हार की स्थिति देखे तो भाग लेना, क्योंकि उनको पता था कि राजपूत भागते हुए पर वार नहीं करते। और इसी का मोहम्मद गोरी ने फायदा उठाया कि राजपूत की सेना जब लौट रही थी तो गोरी की सेना का एक भाग जो आरक्षित था, उस आरक्षित सेना के भाग ने राजपूतों की सेना पर हमला बोल दिया। इससे पृथ्वीराज चौहान की सेना में अफरा तफरी मच गई और गोविंद राय इसमें मारे गए और पृथ्वीराज की सेना को हार स्वीकार करनी पड़ी थी। पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लिया और चौहान की मृत्यु कब और कहां हुई इसके बारे में आज भी इतिहासकार एक मत नहीं है। युद्ध तराइन का दूसरा चढ़ा कपट की भेंट। युद्ध तराइन का दूसरा चढ़ा कपट की भेंट। सोती सेना का किया गोरी ने आखेट, राय पिथौरा को किया गोरी ने तब कैद, आंखें फोड़ी दुष्ट ने बहान तन से स्वेद। बरदाई मित संग करतब कर चौहान, लक्ष्य बनाया सा को किया बाण संधान। अम्रपात्र इतिहास के राय पिथौरा सान, गर्व करे भूभारती, जय 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 चौहान, जय 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 चौहान। महाविनाशकारी युद्ध के बाद दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया और इसके बाद गोरी ने अपने सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का राजकार्य सौंप दिया और वापस गौर प्रदेश लौट गया। पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने लिखा है कि पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार दिया और उसने लिखा है 8 बांस 24 गज, 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। लेकिन इतिहास के अधिकतर साक्ष्य इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते। अजमेर के पास मिलने वाले कुछ सिक्कों पर एक और पृथ्वीराज तथा एक और गोरी का होना और उस पर मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ होना कुछ और ही साबित करते हैं। खैर, इतिहास रहस्यमयी है और रहस्य का ज्ञान तथ्यों से नहीं होता। इस विनाशकारी युद्ध के बाद हिंदुस्तान में अराजकता फैल गई और नई नई सामाजिक कुप्रथाओं ने भी जन्म लिया और हिंदू राज का सपना अधूरा रह गया। आने वाले 1000 वर्षों के लिए हिंदुस्तान का राज गुलामी का मोहताज हो गया। तुर्कों ने सुचारू रूप से शासन संचालन की बजाय धर्म परिवर्तन और लूटपाट पर जोर दिया और इसी के साथ हिंदुस्तान के इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय को विराम देता हूं, जो कि इतिहास और ब्रह्मांड का कभी अंत नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।